अब हम आते हैं राष्ट्रीय आय का गंतव्य। अब जैसे अब आप लोगों ने ऊपर समझ ही लिया होगा कि राष्ट्रीय आय के तीन हिस्से होते हैं और हम उनको कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था, बट अब हम यहाँ थोड़ा और डिटेल में जानेंगे। इस अर्जित आय के स्वामी अपनी पूर्ति के लिए वस्तुओं तथा सेवाओं की मांग करता है। तो आप सोचेंगे ये लाइन को ध्यान रखिएगा, इसका मतलब यही है कि जब एक आदमी आय कमाता है तो वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग करता है, जिस ताकि वो अपनी जिंदगी बेहतर बना सके। वस्तुओं में आप सोच सकते हैं खाने पीने की चीजें, बढ़िया मोबाइल्स और चीजें, और सेवाओं में जैसे हम कह सकते हैं अच्छे फोन सिग्नल, जैसे एयरटेल का 4G नेटवर्क हो गया, अच्छा वाईफाई हो गया, अच्छा इंटरनेट हो गया, हम ऐसी चीजों को गिने जा सकते हैं। बिजली का बिल भी इसी में ये जोड़ा है। अब हम करेंगे इस इसका मतलब समझेंगे कि ये क्या चीज़ है। जैसा कि मैंने आपको समझाया था पहले कि जब हम एक खर्च करते हैं, जैसे मैंने एक दुकान से 10 रुपए की चिप्स का पैकेट लिया, फिर वो दुकान वाला उस आय से आगे जाके कहीं खर्चा करता रहता है। तो ऐसे करके राष्ट्र चलता रहता है। और यहाँ पे वही है, पहले उत्पादन होता है, फिर उससे हम कुछ माँग करते हैं जिससे कुछ सामान मिलता है। उस सामान वो फिर सामने वाला फिर से खर्चा करके कुछ सामान बनाता है। उस सामान से फिर आय बनती है और उससे वापस की चक्र भी चलता रहता है। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि पहले यहाँ उत्पादन हुआ, उस उत्पादन जैसे एक फैक्ट्री में कुछ सामान बना, फैक्ट्री में सामान बना तो वहाँ के लोगों को पैसे दिए गए। अब वहाँ के लोगों ने जैसे सपोज़ हम कह रहे हैं कि हमारे मेरे मेरे पापा जी जैसे हम कहते हैं कि बिस्किट की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। तो वो उन्होंने एक पार्ले जी की बिस्किट फैक्ट्री में काम कर, आपने पार्ले जी के बिस्किट तो खाए ही होंगे। तो मेरे पिताश्री ने आय कमाई पार्ले जी की फैक्ट्री में काम करके, फिर उन्होंने उसी आय से पार्ले जी का एक पैकेट खरीदा मेरे खाने के लिए। अब क्योंकि मैंने पार्ले जी का पैकेट खाया, तो मेरी जो फैक्ट्री था उन्होंने एक और पार्ले जी का पैकेट बनाया ताकि वह और बेच सके। अब उन्होंने क्योंकि एक और पैकेट बनाया तो उन्होंने मेरे पिताजी को ऑब्वियस ज़्यादा पैसे और पैसे दिए होंगे, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे और उत्पादन में सहयोग किया है। तो वह फिर और कमाएँगे, फिर वो कमाएँगे, फिर खर्चा करेंगे, फिर उत्पादन होगा और ऐसे ही चलता रहेगा। एक्शन। तो अब हम ऊपर जाके मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सकल घरेलू उत्पाद जब जब ये जो हमारा सकल राष्ट्रीय उत्पादन और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन है, हम उसको सकल घरेलू उत्पाद से निकालते हैं। बट अब ये सकल घरेलू उत्पाद कैसे आएगा, इसके बहुत तरीके बताए गए हैं। जैसे मैंने आपको सबसे सरल तरीका बताया था कि वस्तुओं और सेवाओं को मिला के हम निकाल सकते हैं, लेकिन सरकार ने बहुत सारे और तरीके बताए हैं, तो वो उनके बारे में और जानेंगे। तो उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय आय का गणना अनेक प्रकार से की जाती है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। एक तरीका है उत्पादन गणत विधि, अंग्रेजी में सेंसस ऑफ प्रोडक्शन मेथड। सेंसस क्या होता है? गिनना। प्रोडक्शन उत्पादन, और मेथड तरीका। तो उत्पादन गणता विधि। और एक है अपने पास आय गणता विधि। सेंसस यानी गिनती, इनकम यानी आय, मेथड यानी विधि। तो सेंसस ऑफ इनकम मेथड, आय गणता विधि। और एक है हमारे पास सेंसस ऑफ एक्सपेंडिचर यानी व्यय गणना विधि। व्यय यानी सेंसस यानी वही गिनती, व्यय यानी खर्चा, जैसे मैंने ऊपर बताया था सी की डेफिनेशन में, और विधि यानी मेथड। तो ये तीन तरीके हैं जिससे हम सकल घरेलू उत्पाद निकाल सकते हैं। और हमारे पास दो और तरीके भी, और ये जो अब आप सोच रहे होंगे कि आगे और क्या लिखे हुए हैं, आपने तो तीन ही बताए थे, यहाँ तो और लिखे हुए हैं। तो कुछ नहीं, ये हमारे जो तीन तरीके हैं, उनसे हम कैसे निकालेंगे उन्हें कहा जाता है मूल्य योग विधि, सेंसस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड, व्यवस्था गणता विधि, सेंसस ऑफ ऑक्यूपेशन मेथड। तो इन तरीके से हम निकालते हैं। मैं आपको थोड़ा-थोड़ा बता देता हूँ क्या चीज़ होती है। सेंसस ऑफ प्रोडक्शन यानी मेथड यानी उत्पादन गणती विधि में हम ये गिनते हैं कि राष्ट्र में कितना वस्तुएँ बनाई गई हैं, कितनी सेवाएँ दी गई हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। लेकिन यहाँ पे सेवाएँ का मतलब ये नहीं है कि मेरे माता-पिता ने कितना कमाया, सेवाएँ यानी जैसे डॉक्टर, इंजीनियर वैसी सेवाएँ। आय गणना मेथड में हम ये गिनते हैं कि हमें कितना पैसा मिला, जैसे हमारे माता-पिता जब फैक्ट्री में काम किया, उनको कितना मिला। ये 4 तरीकों से हमें आय मिल सकती है। एक होता है रेंट, यानी भाड़े पे जब हम घर चढ़ाते हैं तो उससे पैसा मिलता है।
एक होती है वही परिश्रम से करने वाली आय, एक होती है हमारे पास, जैसे मैं बताया था कि जब हम घर, जैसे मैंने बताया था कि जब हम अपना पैसा बैंक्स में डालते हैं तो बैंक वाले हमें कुछ ब्याज देते हैं, वो हो सकता है। या फिर जैसे अगर आपके माता पिता की खुद की दुकान हो तो उस दुकान से जो कमाते हैं वो भी उनकी आय होती है। तो जब हम इन चारों चीजों को जोड़ते हैं, घर का भाड़ा, हमारी आय, बैंक का ब्याज और हमारे दुकानों का जो कमाया जाता है, उन सब हम जोड़ते हैं। बट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो हम दुकानों से कमा रहे हैं, ये नहीं लाइक वो जो 10 रुपए का पैकेट लेकर 8 रुपए खर्चा जो 2 रुपए कमा रहे हैं, हम उसी 2 रुपए को गिनेंगे। तो जब हम इन चारों चीजों को जोड़ते हैं तो उससे हमारी स्कल तो इससे हमारी आय निकलती है, जिसे हम सेंसस ऑफ इनकम मेथड यानी आय गणना विधि कहते हैं। अब जब हम कुछ कमाते हैं हम खर्चा भी करते हैं, है ना। अगर मैंने 100 रुपये कमाया है तो मैं 100 रुपये खर्च करूंगा, मैं शायद कुछ खाने को ले आऊं, डॉक्टर्स को दे दूं, टीचर्स को दे दूं, है ना। तो हम कुछ खर्चा करते हैं। तो जब हम सारे खर्चों को जोड़ देते हैं, तो जब हम खर्चों को जोड़ते हैं तो एक तरह से हम यही बता रहे हैं ना कि हमने इतना खर्चा किया है, इसका मतलब हमारे देश में इतनी चीजें थी जो हम खरीद पाए। तो जब हम सारे खर्चों को जोड़ते हैं तो वह गणना विधि यानी सेंस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड से आय निकलती है। अब आप सोच रहे होंगे यह तो बड़ा आसान काम है, इसके लिए पूरा एक संस्था खोलने की क्या जरूरत है, ये तो हम भी कर सकते हैं, हमें बस 2-3 नंबर दे दो हम खुद कर लेंगे। इतना आसान नहीं है, इनमें भी कुछ दिक्कतें हैं। तो अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय आय की गणना में कठिनाइयां, डिफिकल्टीज इन द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। तो सबसे पहले हम आते हैं आंकड़ों का एकत्र करने की कठिनाई, डिफिकल्टी इन कलेक्टिंग डेटा। अभी जैसे आप सोच रहे होंगे कि नंबर्स दे दो हम खुद निकाल लेंगे, बट ये नंबर्स आते कहाँ से, आपने कभी सोचा होगा। तो सबसे पहली कठिनाई होती है नंबर्स निकालना। देश बहुत बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे जो लोग अलग अलग जगह, बड़े बड़े शहरों से लेके छोटे छोटे गाँव तक, हर जगह कोई ना कोई आय कमाई जा रही है। यहाँ देश में 7 बिलियन लोग रहते हैं, हर कोई ना कोई आय कमा रहा है। तो उन सारे लोगों की आय को जोड़ना कठिन मुश्किल काम है, बिकॉज सरकार को कैसे पता होगा कि हर आदमी कितना कमा रहा है। तो उसको जोड़ना कठिन मुश्किल काम है। फिर है दोबारा गिनती का संभावना यानी दोबारा गिनती का संभावना यानी पॉसिबिलिटी ऑफ डबल काउंटिंग। इसको हम थोड़ा विस्तार में जानेंगे, मैं किताब को बाद में खोलूंगा। अभी हम मानते हैं कि एक फैक्ट्री वाला है, उसने एक पार्ले जी का पैकेट बनाया है, ये डब्बा हमारा पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट है। उसने उसको ये बनाने में 6 रुपए का खर्चा हुआ और उसने 8 रुपए में बेच दिया, तो उसको 2 रुपए की आय मिली। फिर हमने ये पार्ले जी का पैकेट 10 रुपए में बेच दिया, लेकिन सरकार कभी कभी क्या करती है 6 रुपए गिनती है इसका बनाने का खर्चा। तो इससे क्या हुआ, हमने गिन लिया कि हमें 4 रुपए की आय हुई है, बट लेकिन हमने 6 से 8 तो यहाँ पहले ही गिन लिया था, ये वापस 4। तो हम कह रहे हैं कि 6 रुपए की कमाई हुई है। लेकिन अगर हम ध्यान से सोचे, फैक्ट्री वाले ने 2 रुपए कमाया, अब हमने 8 रुपए के खरीद के 10 रुपए में बेच दिया, हमने 2 रुपए कमाया। तो हमने तो केवल 4 रुपए कमाया। आप सोचेंगे कुछ समझ नहीं आया, थोड़ा दोबारा समझा दो कोई दूसरे एग्जाम्पल लेके। ठीक है, मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल लेके समझा देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आपने ब्रेड खरीदी होगी बहुत सारी, है ना। हाँ, बहुत सारी ब्रेड आती है, हमने ब्रेड खरीदी होगी। उस ब्रेड में क्या लगता है, आटा, मैदा, थोड़ा सा पानी और गर्मी। मैं मान रहा हूँ कि वो आटा मैदा गर्मी सारा मिला के हमें 15 रुपए में मिल गया। मैंने वो ब्रेड 18 रुपए में बेच दी दुकान वाले को जाके। तो उस फैक्ट्री के मालिक ने बोला कि मैंने 15 रुपए का बना के 18 में बेच दिया, मैंने 3 रुपए कमाया। बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद उस दुकान वाले ने जाके ये ब्रेड हम जैसे लोगों को 22 रुपए में बेच दिया। तो वो दुकानदार तो कहेगा कि मैंने 18 रुपए में खरीद के 22 में बेच दिया, मैंने 4 रुपए की कमाई की है। तो हमने टोटल 7 रुपए की कमाई की है। बट सरकार कभी कभी क्या करती है, वो जैसे से 15 से 18 तो गिन लिया 3 रुपए, बट ब्रेड बनने की असली कीमत थी वो 15 रुपए ही रहेगी ना। आटा मैदा हो गया सब 15 रुपए का ही होगा। तो जब सरकार गिन रही है तो वो 18 22 में डिफरेंस निकालने की जगह 15 और 22 में निकाल देती है, जिस कारण
4 की जगह 7 रुपए आता है। उस 7 रुपए से हमारी आय 7 की जगह 10 रुपए की दिखती है, जो कि गलत है। हमने केवल 7 रुपए कमाए हैं, बट हम दिखा 10 रुपए रही है, ये पूरा गलत है। तो सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है। तो अब हम देखें, यहीं पे लिखा हुआ है, पूरे राष्ट्र के लोगों का उत्पादन अथवा आंकड़ों के एकत्र करना सहज नहीं होता। भौगोलिक और मानव संस्थाओं के संकेत ऐसा होता है कि कभी-कभी एक ही आय के उत्पादन को 2 स्थान पर अंकित किया था। जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे एक बार गिन लिया और यहाँ पे दोबारा गिन लिया, तो वो दिक्कत आती है। अब आप सोचेंगे इसका उपाय क्या है? तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मूल्य योग विधि, सेंसस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड, ये इससे बचने का एक तरीका है। ये हम बाद में कभी चर्चा करेंगे। अब हम आते हैं मूल्य को नापने में कठिनाइयाँ। कई देखो, जैसे आप सोच रहे हो कि सारी चीज़ें तो हमें बाज़ार में मिल जाती हैं, बिस्किट का पैकेट ₹10 में मिल रहा है, तो हमें पता है कि वो ₹10 का पैकेट है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम नहीं गिन सकते। जैसे अगर आपकी माता घर पे काम करती हो, तो हमें कैसे पता कि जो आपकी माता घर पर काम कर रही है, उसका क्या मूल्य है? आप घ माता जो आपकी माता घर पे काम करती है, आप उनकी उनका उसका मूल्य तो नहीं निकाल सकते ना। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि जैसे बड़े देशों में काम वाली होती है, वो ₹3000 लेती है, ₹4000 लेती है, हम वो नाप लेते हैं। इतना सरल नहीं होता, क्योंकि वो एक अलग काम कर रही होती है, आपकी माता एक अलग काम कर रही है। वो बस झाड़ू-पोछा लगा के चली जाती है, जबकि आपकी माता पूरे दिन घर पे काम करती है, जिसकी आय निकालना बहुत ही कठिन काम है। तो ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी दिक्कत होती है। ध्यान दीजिएगा, वस्तु की कीमत की है विभिन्नता इसलिए होती है क्योंकि विक्रेता के वर्ग से दूसरे वर्ग तक जाने में उसकी खर्चा खर्च और मुनाफे से राशि उसमें जुट जाती है। उदाहरण, चीनी का उत्पादन मूल्य खर्चों में कमाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे इसका मतलब क्या होगा? जैसा कि अब आप जैसे मैंने आपको बता दिया था, ये एक अलग परिभाषा है। इसका मतलब क्या है? वो कह रहे हैं कि जैसे हम जानते हैं कि सारी चाय असम में बनती है, लेकिन चाय तो हमें हर जगह मिल जाती है। तो वो होता क्या है कि वो चाय असम से बन के ट्रकों के द्वारा पूरे देश में फैलाई जाती है। उस ट्रक में करीब हम नहीं जानते कितनी चाय डाली जाती है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि जो ट्रक वाले ने हमसे कह सकते हैं 10,000 लिया, 20,000 लिया है, उस कितनी चाय को हम देनी चाहिए वो 10,000 20,000, ठीक है? हो सकता है कि वो उसमें सिर्फ़ 1 किलो चाय हो, तो हमें पूरी 10,000 उसी 1 किलो में जोड़नी पड़े। हो सकता है 100 किलो हो, तो हम ₹100 जोड़ेंगे। अगर 1 लाख किलो हो, तो हर हर किलो पे सिर्फ़ 1 पैसा, 10 पैसा, है ना? तो हम नहीं कह सकते। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है। और जैसा कि मैं आया था कि ऊपर हमारे पास एक दिक्कत होती है, जिसे हम कहते हैं दोहरी गिनती की संभावना। तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हम नहीं नाप पाते कि हमारी ओरिजिनल मूल्य की तरह हमें नहीं पता होता कि ₹18 एग्ज़िस्ट होता है। हम मानते हैं कि ₹15 ही होता है। तो सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है। अब हम जानेंगे विकास में राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय का योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल पर कैपिटा इनकम इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो जैसा कि हम जानते हैं कि देश की तरक्की हम वहाँ के प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय से निकालते हैं, है ना? बट उसी कारण से हर देश कोशिश करता है कि चीज़ों को इतने अच्छे से प्लान करे, इतने अच्छे से सँभाले, ताकि वहाँ की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय तेज़ी से बढ़े, है ना? हम जैसे देखते हैं अखबारों में कि सरकार ने फैक्ट्री बना दी, ये अ, सरकार ने ये कर दिया, वो कर दिया, है ना? तो वो करना क्या चाह रही है? वो राष्ट्रीय आय को बढ़ाना ही चाह रही है। हम देखते जैसे हम देखते हैं कि मोदी सरकार ने ये योजना शुरू किया, बिहार सरकार ने ये योजना किया, तो यही कर रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि सरकार की प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय बढ़े। तो यहाँ पे लिखी हुई है, राष्ट्रीय जो प्रयास किया जाता है, उसे राष्ट्रीय की सीमा क्षेत्र के अंदर का उत्पाद अथवा उनकी आय बढ़ाने के माध्यम से की जाती है। अब हम आते हैं, राष्ट्र के उपलब्ध साधनों की क्षमता को बढ़ाना अधिक आय प्राप्त करना होता है। इसका मतलब क्या है? राष्ट्र में देखो बहुत लोग रहते हैं, ठीक है? हर आदमी, लेकिन हर के उतनी शिक्षा नहीं होती। अगर हर आदमी की शिक्षा बढ़ जाए, तो फिर और ज़्यादा कमा पाएगा, अच्छी नौकरियाँ ले पाएगा, तो उससे क्या होगा? देश की आय बढ़ेगी, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। तो सरकार चाहती यही है कि इसी तरीके से बढ़ जाए, है ना?
इसी तरीके से शिक्षा, विज्ञान और कृषि में पूंजी विनियोग का द्वारा रोजगार का क्षेत्र में पूंजी विनियोग के द्वारा रोजगार का सृजन किया जाता है, जिसमें लोगों की आय में वृद्धि होती है ना? राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय में परिवर्तन होने से इसका प्रभाव लोगों के जीवन स्तर पर पड़ता है। जैसा कि मैंने कहा था, यदि कमाई बढ़ेगी, मैं अच्छा अच्छा खर्च कर पाऊंगा, अच्छा खाना ले पाऊंगा, अच्छा घर ले पाऊंगा और मेरी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, है ना? राष्ट्रीय आय वास्तव में देश के अंदर पूर्ण वर्ष भर में उत्पादित शुद्ध उत्पत्ति को कहते हैं। मैंने समझाया था कि जो हमारी नेट नेशनल इनकम होती है, शुद्ध राष्ट्रीय इनकम, अगर वो बढ़ेगी तभी होगा। अगर हमारी स्कल वाली बढ़ेगी या नहीं होगी तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। हमारी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ना चाहिए। इस प्रकार जैसे जैसे उत्पादन में वृद्धि होगी, वैसे वैसे बेरोजगार लोगों को अधिक रोजगार मिलेगा, श्रमों की वेतन बढ़ेगी, उनकी आय बढ़ती तथा उनके जीवन स्तर बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है, मैं समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपके घर के बगल में एक कार्यालय खुलता है, एक फैक्ट्री खुलती है ना? वहां पे सरकार ने खोली, ठीक है? अब फिर नई नौकरियां मिलेंगी, है ना? अब तो उससे आय भी बढ़ेगी अच्छे। और मान लेते हैं कि आपकी पहली फैक्ट्री में 10,000 मिल रहा था, अब आपको 11, 15, 12,000 मिल जाएगा। अब आप 2,000 रुपये एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, तो आप अच्छा खाना, अच्छी जिंदगी जी पाएंगे उससे, है ना? अब आप सोचेंगे कि आय कैसी बढ़ेगी, लाइक जो 10,000 की नौकरी को कोई 12,000 में क्यों देगा? तब हमें समझना पड़ेगा, ठीक है? मान लेते हैं कि आपकी एक देश में सिर्फ 10 साल लोग रहते हैं, 10 के 10 साल लोग काम कर रहे हैं, है ना, कार्यालयों में। अब एक नया कार्यालय आता है, बोलता है कि मैं तुम्हें नौकरी दे रहा हूँ, बट सारे लोग पहले से ही नौकरी में लगे हुए हैं, तो उसके पास तो बचे ही नहीं है काम करने के लिए, है ना? तो वो क्या बोलती है, अच्छा तुम सब की बाकी कार्यालय तुम्हें 10,000 दे रही है, मैं तुम्हें 12,000 रुपये दूंगा, तुम मेरे यहाँ नौकरी करने आ जाओ। तो जैसे ही 12,000 बोला, सारे लोग नौकरी करने चले जाते हैं उधर, है ना? तो और अब वो 12,000 देगा सबको, 12,000 देगा तो बाकी फिर जो बाकी वाले हैं, वो जो बाकी जो नहीं मिल पाए उनको नौकरी वहाँ पे, वो अपने वाले कार्यालय में जाके बोलेंगे कि भाई ये हमें 12,000 दे रहा है, तुम भी हमें थोड़ा सा कुछ दो एक्स्ट्रा, है ना? थोड़ा ज्यादा 10 साल क्यों दे रहे हो, सामने वाला हमें 12,000 दे रहा है। तो कहेगा ठीक है, हम तुम्हें 12 तो नहीं बट 11 तो दे ही देंगे। तो उससे क्या होगा, उससे हमारी आय बढ़ेगी, है ना? तो जितनी ज्यादा विनिवेश होगा, यानी निवेश कह सकते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं, जितना ज्यादा होगा उतनी अच्छी आय बढ़ेगी। अब हम आते हैं इस पे, आर्थिक विकास, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, विकास की क्रिया, राष्ट्रीय आय में वृद्धि। तो जैसे आपको याद हो कि दिल्ली, जैसे मैं बताया था कि जैसे जैसे लोगों की आय बचती रहती है, वे और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिस कारण से वह और ज्यादा कमा पाते हैं और उनकी प्रति व्यक्ति आय बढ़ती रहती है। तो यहाँ पर भी हम यही बताना चाह रहे हैं, बस यहाँ पर हम एक प्रति व्यक्ति की जगह देश में जा रहे हैं। हम यहाँ कह रहे हैं कि जैसे देश का विकास होगा, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, जब राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो विकास की कार्य चलेगी, बिकॉज क्योंकि आप लोग ज्यादा खर्चा करोगे, ज्यादा अच्छे घर लोगे, जिस कारण और ज्यादा कमाई, दूसरों को और ज्यादा कमाई होगी, वो और कमाई करेंगे, वो और खर्चा करेंगे, वो और खर्चा करेंगे, तो फिर से और कमाई होगी, तो और ज्यादा कमाई होगी। उससे क्या होगा, फिर से हम, तो ये होगा, तो ये चक्रव्यूह चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। बट लेकिन उसके लिए हमारी हमारी ये विकास होना जरूरी है। अगर विकास ही शुरू नहीं हुआ तो इनमें से कुछ नहीं होगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है, आर्थिक विकास। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बाकियों में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो हमने अभी तक पढ़ा होगा, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि हम वस्तुओं और सेवाओं को जोड़ते हैं जब हमें राष्ट्रीय आय निकालनी होती है। लेकिन आपने देखा होगा कि जैसे मान लेते हैं कि मेरी माता एक नर्स है, हॉस्पिटल में एक नर्स है, वो नए मरीजों का इलाज करती है, उनका ध्यान रखती है ना? लेकिन अब मान लो मैं बीमार पड़ गया, वो मेरा भी ध्यान रखेंगी, मेरा भी इलाज रखेंगी। बट क्या मैं अपनी माता को जाके पैसे दूँगा कि माता आपने मेरा ध्यान रखा था, इनका इनके पैसे ले लो इसके, है ना? वो तो नहीं दे सकते ना वो। तो ऐसी चीज़ों को हम जोड़ते भी नहीं है, इसमें आय नहीं आती। लेकिन मेरी माता यही अगर किसी हॉस्पिटल में जाके नर्स की सेवाएँ देंगी, तो कुछ आय आएगी, तो उससे होगा, है ना? तो आय आना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम राष्ट्रीय आय में नहीं गिन पाएँगे। आप सोचोगे कि ये तो काफ़ी आम बात है, अगर आय नहीं आएगी तो राष्ट्रीय आय में कैसे जोड़ेंगे? यहाँ पर आप गलत हैं। और सोचेंगे कि गलत कैसे हूँ? हाँ, मैं तो अभी तक लाइक करीब-करीब 1 घंटे का लेक्चर होने वाला हो रहा है और अब मैं जाके बता रहा हूँ कि नहीं।
नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि जैसे मैं बताता, वस्तुओं भी होती है ना। राष्ट्रीय आय में सिर्फ पैसे नहीं, वस्तुएं भी होती हैं। जैसे मैं मेरे को चावल मिल गया, वो सब। तो इसमें हमें धनराशि तो नहीं मिल रही, बट आय तो मिल रही है ना, सामान तो मिल रहा है। तो उन्हें भी हम जोड़ते हैं, है ना। और एक और इसका है कि जैसे हम मान लेते हैं कि मैंने अपने घर में कुछ सब्जियां उगाई। अब वो सब्जियां मैंने उगाई, अब मैं वो सब्जियां खाऊंगा, है ना। लेकिन मैं वो सब्जियां बाजार में जाके बेच सकता था, है ना, बट मैं नहीं बेची, मैंने कहा कि मैं खुद ही खाऊंगा उन्हें। लेकिन तो एक तरीके से मैंने क्या किया, मैंने अपनी आय बचाई। जो सामान मैं बाहर जाकर खरीदता, मैं वो खुद ही खा रहा हूँ। और मेरा जो सामान था वो मैं बाहर जाके बेच सकता था। तो जो सामान मैंने बनाया उगाया है, जो मैं बाहर जाके बेच सकता था, जो कि नहीं बेचा बट मैं बेच सकता था, उसे भी हम राष्ट्रीय आय में जोड़ेंगे। इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। जो जो चीजें हम बाजार में जाके बेच सकते थे बट हमने नहीं बेची, लेकिन हमने खुद ही खा लिया, उन चीजों को भी हम राष्ट्रीय आय में जोड़ेंगे। धनराशि नहीं मिल रही, पैसे नहीं मिल रहे, लेकिन हमने उनसे पैसे जरूर बचाए, क्योंकि जो सामान मैं बाहर से आके खरीदता, अब मैं घर में उगाए हुए ही खा रहा हूँ, तो मैंने पैसे बचाए हैं, तो उससे मेरी तरह से आय बढ़ रही है। यहाँ पे वही लिखा हुआ है, मैं अंडरलाइन करवा देता हूँ। अ, जिन सेवाओं के लिए भुगतान नहीं किया था, उनकी गिनती आश्रय में नहीं की थी। उदाहरण, यदि कोई नर्स अपने बच्चों की सेवा करती है, उसकी गिनती राष्ट्रीय आय में नहीं होगी। लेकिन वही नर्स अस्पताल में काम करे तो उसकी गिनती राष्ट्रीय आय में की जाएगी। इस गणना से पश्चात विकास की क्रिया सामान्य और पर चलती है ना। सबसे आखिरी बात है ये जानना कि राष्ट्रीय आय बढ़ रही है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, लेकिन इसका असली फायदा कब होगा, है ना। जैसे कह सकते हैं कि राष्ट्र प्रति व्यक्ति आय 10,000 में बढ़ गई, बट हमारे घर में 10,000 नहीं बढ़ी। तो राष्ट्र आय बढ़ती रहे, प्रति व्यक्ति आय बढ़ती रहे, उससे हमें तो कोई फायदा नहीं होने वाला। तो हमें इस चीज का भी ध्यान देना पड़ेगा कि जो राष्ट्र आय बढ़ती है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, वो सब जनता में सभी लोगों को सामान्य तरीके से बढ़ती रहे। ये नहीं कि सारा पैसा अमीर लोगों के पास ही जा रहा है और गरीब वालों की चिंता जा रहा है ना। तो हम हमें इस चीज का भी बहुत ध्यान रखना होता है कि राष्ट्र आय सब में बढ़ती जा रही है बराबर। अगर यदि राष्ट्र आय बढ़ती है तो इसका मतलब ये है कि सबकी आय बढ़ती जा रही है। इस चीज का ध्यान रखना होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, जनसंख्या हो रही है तो समाज में आर्थिक विकास नहीं बढ़ पाएगी। मैं गलत लाइन अंडरलाइन कर गया। जिस अनुपात में राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो सकती है, उस अनुपात में यह उससे अधिक अनुकूल है। में यदि में यदि जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, तो समाज का आर्थिक विकास नहीं बढ़ सकता। यही बात लिखी हुई है। फिर भी इन के बावजूद यदि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, तो लोगों के आर्थिक विकास में साधारण तौर से वृद्धि देखी जा सकती है। इसका मतलब क्या है, देखो अब अगर सरकार टैक्स लेती है हमसे, है ना। अगर अमीर आदमी के पास भी पैसा बढ़ रहा है तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। अब सरकार उन टैक्स से नए अस्पताल, नए स्कूल बनाएगी। नए अस्पताल, नए स्कूल बनाएगी तो लोगों की वृद्धि होगी अच्छी, है ना। लेकिन हम भी जानते हैं कि असली पैसा ही सब कुछ होता है। तो यहाँ पे भी कहिए, समय एवं आय में परिवर्तन यहाँ गरीबों की रुचि एवं संभाव परिष्कृत होता है तथा अपनी बढ़ी हुई आय के सदुपयोग करते हैं। इस प्रकार उनके आर्थिक विकास में वृद्धि होती है। आज हम कर सकते हैं कि चंदी परिस्थिति छोड़ के यदि राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है, समाज के आर्थिक विकास में भी वृद्धि होगी तथा राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय में कमी होने से समाज के आर्थिक विकास में भी कमी होगी। तो ये था हमारे चैप्टर का एंड, और मैंने पूरा अच्छे से समझा दिए। कुछ ना समझ आया हो तो आप वापस वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। यूट्यूब वीडियो है, आपके पास पूरा एक्सेस है। अब हम आएंगे प्रश्न उत्तरों पे। सन 2008 और 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी थी। मैं सबसे यही दरख्वास्त करूंगा कि सभी जो भी मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ उसको 2 मिनट पॉज करें, क्वेश्चन को सोचे, उसका उत्तर सोचे, और उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि सही उत्तर क्या था। तो मैं फिर से बोलता हूँ, सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय क्या थी। सही उत्तर है ख, 25,000 रुपए। भारत के वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, या 1 सितंबर से लेकर 31 अगस्त तक। सही उत्तर है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक।
भारत के किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, यानी सबसे ज्यादा है? सही उत्तर है गोवा। गोवा में सबसे ज्यादा है, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पटना, गया, शिवहर, नालंदा। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि कैसे सवाल पूछ रहे हैं भैया, इसके तो बड़े सरल उत्तर है। उत्तर है पटना। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है सहज, वैज्ञानिक, विवेक, उपयुक्त, तीनों यानी सारे तीनों। क्वेश्चन का मतलब ये है कि जब हम उत्पादन एवं आय में वृद्धि देखते हैं तो क्या क्या चीजें देखते हैं, तो जैसे हम कह सकते हैं कि वृद्धि हो रही है। सहज, वैज्ञानिक, वैविकरण या सारे तीनों? सारे तीनों। अब हम आते हैं कि अब हम आते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, यानी यहाँ पे जो खाली जगह उन्हें भरे। बिहार के डैश प्रतिशत आबादी गरीब रेखा के नीचे गुजर बसर करती है, मतलब कितने प्रतिशत लोग गरीबी में रहते हैं? सही उत्तर है 41.4। उत्पादन, आय एवं डैश एक चक्रीय समूह का निर्माण करते हैं। सही उत्तर है व्यय। ना, बताया था मैंने। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में डैश होती है, यानी राष्ट्रीय आय में जब वृद्धि होती है, बढ़ती है, तो प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? में बढ़ोतरी, वृद्धि या विकास होता है, हम तीनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। राष्ट्रीय आय में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से कि डैश की क्रिया पूरी होती है। यहाँ पे पूछ रहे थे कि प्रति व्यक्ति के साथ क्या होता है, यहाँ पूछ रहे हैं कि क्या कौन सी क्रिया पूरी होती है। आप कह सकते हैं विकास, आप कह सकते हैं अच्छी जिंदगी, इनमें से कुछ भी कह सकते हैं। बिहार में वर्ष 2008 से 9 के बीच में कुल घरेलू उत्पादन प्रतिशत हो गया था, कितनी तेजी से बढ़ रहा था हमारा प्रति व्यक्ति आय? सही उत्तर है 11.3%। इसका उत्तर चैप्टर की स्टार्टिंग में समझाया गया कि 11। तो इसी के साथ इस चैप्टर का अंत होता है। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों को सब कुछ अच्छे से समझ आ गया था। नमस्कार, बाय बाय।